बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है हस्बे मामूल वसीम मलिक। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े हैं, जहां से आपसे कुछ देर कबल एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर इन अ सेंस कि बड़ा बेंच बन चुका है, एक फुल कोर्ट दोबारा से। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में ये दूसरी दफ़ा फुल कोर्ट बेंच तश्कील पाया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया गया था 17 सितंबर, जिस रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला दिन था बतौर चीफ जस्टिस। और अब ये दूसरा मुकदमा है और मामला है मखसूस नशस्तों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन और फिर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। रिलीफ न मिलने पर अपील में सुप्रीम कोर्ट में आए। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पहली ही समाअत पर एक हुक्म इम्तना जारी करते हुए इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया, जो कि एक आप कह सकते हैं कि ब्रीदिंग स्पेस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उनको वो रिलीफ मिला जो वो डिजर्व करते थे अकॉर्डिंग टू देम। हुआ ये कि उस समाअत के ऊपर एक सवाल उठाया गया। सवाल ये था कि ये जो मामला है ये सवाल उठाया भी हुकूमती साइड से गया था। शायद वो समझ गए थे कि मामला दूसरी तरफ जा रहा है। उन्होंने आइन की तशरीह का मामला उठाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो आइन की तशरीह के मामलात हैं उनके ऊपर कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। तो उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि क्योंकि ये आइन की तशरीह का मामला है, लिहाजा अदालत जो है इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील करने के लिए मामला रेफर करे और हुक्म इम्तना जारी ना करे। अदालत ने बावजूद इसके हुक्म इम्तना जारी कर दिया और साथ ही रेफर कर दिया 3 रुकनी कमेटी को। 3 रुकनी कमेटी में कौन कौन है? जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज और जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर तरीन तीसरे नंबर पर जो जज है। अब उन तीनों जजेस साहिबान ने यह फैसला किया है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। हैरानगी हुई इस फैसले पर और बाद में मालूम हुआ कि यह फैसला 3-0 से नहीं बल्कि 2-1 से आया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से इख्तिलाफ किया है और यह शायद पहली दफ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपनी खामोशी तोड़ी है और अपनी राय का बरमिला इजहार किया है, इख्तिलाफ राय किया है। उनका पहला इख्तिलाफी नोट भी आप कह सकते हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि 7 रुकनी लार्जर बेंच बनना चाहिए। वसीम मलिक साहब, लंबा इंट्रो आज फिर एक दफ़ा से, लेकिन ये मामला इस तरह का है कि आप खामोश नहीं रह सकते, आपको बोलना पड़ता है। आप क्या देख रहे हैं ये जो अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना हुक्म का इक्का दिखाया है? मैं तो इसको खैर क्या समझता हूँ इसके ऊपर आपके साथ बाद में बात करता हूँ। पहले वसीम मलिक साहब से पूछ लेते हैं। वसीम साहब, आपकी ओपिनियन में ये क्या चीज़ है? अच्छा देखिए, इस मामले को अहमियत हद से ज़्यादा इसलिए दी जा रही है चूँकि नो डाउट इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला, मखसूस नशिस्तों का मामला, यानी एक सियासी जमात को मैंडेट मिला और आपने उस मैंडेट के तहत जो आपका आइन कहता है कि मखसूस नशिस्तें मिलेंगी ख़वातीन की, वो आपने उस सियासी जमात या उस सियासी लीडर के जो सियासी बदतरीन मुखालिफिन हैं उनकी झोली में जाकर गिरा दी। ये तो खैर अगर देखा जाए तो दुनिया की जमहूरियत की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती होगी। हाँ, हमारे यहाँ रोज़ नई मिसालें कायम होती हैं। बल्ले का निशान छिन जाए तो उसके बाद हाँ, वो खैर उसी के कॉन्सिक्वेंसेज में ये सारा मामला आ रहा है। तो इस मामले को अहमियत इस वक्त इसलिए दी जा रही है, ज़्यादा बात की जा रही है। वो एक एक्सटेंशन की बात चली थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये जो सारा काम कर रहे हैं बदले में उन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी। वो एक्सटेंशन के ख्वाह भी हैं और हुकूमत भी उन्हें दे जा रही है। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला रिवर्स होता है तो फिर उस दिन से ये बातें डिस्कस होना शुरू हो गई कि अब तो कौमी असम्बली में जो 2 तिहाई अक्सरियत इसी मांगे तांगे की या छीना झपटी की मैंडेट चोरी के बाद भी मखसूस नशिस्तों के सिलसिले में उन्हें मिली थी, वो वापस हो गई है। तो अब मामला इंतहाई अहम है, फुल कोर्ट बना है। मैं ना इसे पहली बार किसी कॉन्स्पिरेसी के बगैर देख रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। इससे पहले इस तरह के केस नहीं है। अब इसमें फुल कोर्ट डिसाइड कर ले, बैठ जाए और इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम जजेस बैठ जाए। हाँ, सिर्फ एक मसला इसमें है कि 13 जनवरी को जिन जजेस ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फ़ैसला दिया, उस केस के कॉन्सिक्वेंसेस में ये केस आया है। तो इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल नहीं होना चाहिए था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा बीमार हैं, वो इस वजह से फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं बन पाई, अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। मगर जहां हम कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर उन्हें अलग हो जाना चाहिए था, तो ये हमारी खाम ख्याली और ये हमारे ख्वाब तो हो सकते हैं, मगर काश
अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठी इन शख्सियात के पास कोई बड़ी माजरत के साथ आज मुझे क्या लेने दें कि इखलाकी जुर्रत होती तो वो जो परसों के रोज़ इजाफी कलमदान संभाला है चीफ जस्टिस ने वज़ीर ख़ारजा का, वो ना संभालते और उस ख़त में अपने उस फैसले की तौजीहात पेश ना करते, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में चल पड़े हैं तो वहाँ से आइन, कानून, इखलाकियात वो शायद बहुत पीछे रह गई हैं। तो वो अपने ज़ाती अनाद में एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ जिस तरह से कार्रवाई आगे चला रहे हैं तो वो चलेगी। बहरहाल इसमें एक चीज़ है कि चाहे सीटें वापस उन्हीं जमातों को मिल जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे जजेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो एक्सपोज हो चुका, हमारी सियासी जमातें भी एक्सपोज हो चुकी, हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो चुकी थी, मगर जिस एक्सटेंट तक वो इस बार आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस बैठेंगे, हर जज की जो ओपिनियन होगी वो बराह रास्त देख दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल था वो गुज़श्ता समात पर तय कर दिया गया था। वो ये था कि यार ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ये मैंडेट का प्रिंसिपल है कि आइन की मंशा क्या कहती है। मखसूस नशिस्तें जब आइन दस्तूर साजों ने आइन का आर्टिकल 51 उसमें शामिल किया था तो उसके पीछे एक ही मंशा थी ना कि अदील सरफराज साहब एक सियासी जमात या एक नज़रिए पर इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके बाद इन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी ख़वातीन के हवाले से, तो ये अपनी मर्जी से जिसको मुंतखब करेंगे अपनी जमात में। अब ये ना हो कि वोट मिले हों अदील सरफराज साहब को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो मखसूस नशिस्तें मुझे दे दे, तो बेहतर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठे और उस पर कोई ना कोई फैसला दे, क्योंकि केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, कोई आईनी तशरीह कर दे। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ आपने बड़ा खूबसूरती के साथ बयान किया है पूरे मंजर को। मसला ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आपको मालूम है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, उसने मामला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के 3 मेंबर हैं, आपको मालूम है। अब उस कमेटी के अंदर ये तासुर दिया जाता है चीफ जस्टिस काजी फायज साहब की जानिब से कि हम सब काम मिलकर करते हैं, मुतफिका तौर पर फैसले होते हैं। हमने देखा इख्तिलाफ राय भी नहीं आया, इख्तिलाफ राय आया एक मौके के ऊपर, मगर उसको इख्तिलाफ करने की नौबत नहीं आई। हुआ था जस्टिस एजाजुल हसन साहब की जानिब से, उनसे राय ले ली गई, मुतफिका तौर पर एक फ़ैसला कर लिया गया और फैसला बाद अपनी मर्जी का कर लिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन साहब को इख्तिलाफ करने का भी मौका ना मिला, मजबूरन उन्होंने एक ख़त लिखा। अब मैं ये समझता हूँ कि शायद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की भी बारी आ चुकी है कि वो भी अब एक ख़त लिखें। आज ये जो बेंच बना है इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बरमला अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो 7 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। और उसकी जो वजह या उसके पीछे जो विजडम है जस्टिस मुनीब अख्तर की इस बात के पीछे, वो मुझे जहाँ तक समझ में आता है वो ये है कि आज अगर 7 जजेस बैठेंगे तो कल को 8 या 9 जजेस इस पर इंट्रा कोर्ट अपील भी सुन सकेंगे। अगर आज फुल कोर्ट बैठेगी तो इंट्रा कोर्ट अपील कौन सुनेगा, क्योंकि अब अच्छा इसमें ना थोड़ा सा एक मसला है, ये गालबन अगर आप मेरी तस्दीक कर दें, ये 184(3) का केस नहीं है, ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील आई है। बिल्कुल, तो इस पे इंट्रा कोर्ट अपील कह रहा हूँ, रिव्यू बिल्कुल रिव्यू। अब मसला ये है ना कि रिव्यू तो चले फुल कोर्ट सुन लेगा, मसला ये है कि आपने एक बेंच बना दिया। अब यहाँ पर बेहतर नहीं होता था कि अब सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पर आकर बैठकर सुनते, और सीनियरिटी का यहाँ पर बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जो अगर सीनियर जजेस हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस या अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखिर हैं, 7 हो गए। 7 हो गए। तो इन 7 में से आपको रेशो क्या नजर आती है अगर ये बेंच होता? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट बनाया ही शायद इसलिए है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करना चाहते हैं। देखिए वो अब बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। एक मौके के ऊपर आपको याद होगा उन्होंने एक काम किया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जब एक इख्तिलाफात की गूंज हमें सुनाई दे रही थी ना सुप्रीम कोर्ट की इमारत में, तो एक मौके के ऊपर ये कहा जा रहा था कि शायद वो अक्सरियत खो चुके हैं, वो अकलियत में जा चुके हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अगेन जब ये चैलेंज हुआ था, उस पर 8 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाया था। उस 8 रुकनी लार्जर बेंच को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हम ख्याल बेंच गिरदाना जाता था। मैंने एक मुलाकात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से पूछा, मैंने कहा कि एक जानिब आप कहते हैं कि आपको काम करने नहीं दिया जाता, दूसरी जानिब आप खुद भी तो अपने हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर ये पैगाम देते हैं कि मेरे पास अक्सरियत है। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें काम नहीं करने दिया जाता, इस वजह से ये काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज साहब वही नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब आज
कानून, आइन, तमाम चीज़ों को एक साइड पर रख कर क्या अपना पर्सनल जो एक सेटिस्फेक्शन के लिए या अपनी पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के लिए अवाम को या तासुर ये देना चाहते हैं कि मैं आज भी ताकतवर हूँ, मैं आज भी अक्सरियत में हूँ? क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बात चल रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब अक्सरियत खो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, आपने नुक्ता तो बड़ा अच्छा उठाया है, लेकिन ना मैं इसका कंपैरिजन जो आप इस सिचुएशन का और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कर रहे हैं, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ माजरत के साथ। उसकी बुनियादी वजह है, देखिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नो डाउट वो बहुत मौकों पर कंप्रोमाइज हुए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम नहीं कह रहे कि बंदयाल साहब ने गलत किया, हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ ये था कि वो गलत कर रहे हैं, आज उसी को फॉलो कर रहे हैं। मैं उसी सिचुएशन पे आ रहा हूँ। देखिए सूरत हाल क्या थी उस वक्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इंतखाबात का फैसला दे चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लियर डिवाइड थी, उस वक्त की जो पीडीएम हुकूमत है वो उसका मुकम्मल फ़ायदा उठा रही थी और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने भी उसका फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से वो जो तनासुब वाला 4-3-3-2 वो जो एक नया मामला खुला, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद हमने देखा कि जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितनी रिफ्ट थी, एक मौके पर तो खबरें ये भी आई कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इन फील्ड आ जाता है तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कमेटी में बैठकर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट की किसी रजिस्ट्री में बनाने जा रहे हैं। मामलात इस हद तक आ गए थे, तो वो उमर अता बंदयाल साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर्वाइवल का मामला था। अब यहाँ पर आप देखिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बज़ाहिर अब जो कहा जा रहा है ये सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेजॉरिटी दिखाने के और भी बहुत सारे मौके थे। गुज़श्ता रोज भी तो उन्होंने एक नैब तरमीम केस में बैठकर अपनी मेजॉरिटी दिखाई ना कि हमने लाइव नहीं दिखाना। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो 2 रुकनी कमेटी बनी थी जिन्होंने रूल्स मुरतब किए थे, उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। तय ये हुआ था कि 184(3) का हर मुकदमा लाइव होगा, लेकिन कल के रोज अपनी ही बनाई गई कमेटी के अपने ही बनाए गए रूल्स, क्योंकि उस वक्त अतर मिनुल्लाह साहब आपकी आंख का तारा थे, अब आपको वो नहीं भाते क्योंकि वो आइन और कानून की बात करते हैं और आप अपनी साइड मुकम्मल तौर पर दूसरी तरफ लेके गए हैं, तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की कमेटी की बनाई गई रूल्स को ही वायलेट कर दिया। अब मामला ये है कि आप दिखाना ये चाह रहे हैं कि जी मैं एक्सटेंशन लेने जा रहा हूं और उस एक्सटेंशन के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन जजेस को इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए ये बहुत खौफनाक है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखकर उनकी इन्वॉल्वमेंट की निशानदेही की थी, ये उससे खतरनाक मामला है कि पार्लियामेंट में जहां मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है, नंबर गेम देखा जाता है, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वही नंबर गेम देखा जा रहा है। माजी में भी होता रहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी करते रहे, अपनी मर्जी के फैसलों में भी करते रहे, लेकिन नहीं, मामला वहां पर एक्सटेंशन का नहीं था। यहाँ पर आप ये साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों अब बातें तो यही होंगी कि जब से एक्सटेंशन की बातें बड़े जोरों शोर से जारी थी, हुकूमती जो लोग थे जो इन ड्राफ्ट्स में बज़ाहिर वो कहते हैं कि उनका इनपुट लिया गया, हसनात मलिक साहब की खबर थी और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का उसमें बयान था, तो वो कहते हैं कि जी एक्सटेंशन ऑन बोर्ड है, ऑन कार्ड्स है। फिर जब ये सारा मामला होता है तो उसके बाद वो एक्सटेंशन वाली तमाम खबरें खत्म हो जाती हैं और आज के रोज जब ये बेंच बना दिया जाता है, एक्सटेंशन की खबरें दोबारा से शुरू हो जाती हैं, इम्कानात दोबारा से पैदा होने लग जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बराह रास्त अदलिया की आज़ादी पे हमला है। वफाकी हुकूमत जो एक्सटेंशन करने जा रही है, अगर उस तरह की एक्सटेंशन हो जाती है तो आगे वो जो चीफ्स का टेन्योर होगा उसमें 2 से 3 ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो इस वफाकी हुकूमत को नहीं भाते, मुस्तकबिल के आपकी फौजी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं भाते, तो आप तो सीधा साधा बैठ कर इस मुल्क में इस वक्त जो हुकूमत वक्त चाहती है, जो पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है और जो आप चाहते हैं, आप सब मिलकर अदलिया की आज़ादी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपसे फिर 100 गुना अच्छे थे उमर अता बंदयाल भी, यकीनन आपसे, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, इफ्तिखार चौधरी साहब भी बेहतर थे, यकीनन आपसे साकिब निसार साहब भी बेहतर थे, और यकीनन आपसे ये तारीख लिखी जाएगी, मौरख लिखेगा कि जस्टिस मुनीर भी आपसे बेहतर थे, चाहे उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी शुरू किया था। आपने क्या किया? जमहूरियत पर शब खून मारा। आइन का प्रियम्बल, बुनियादी इंसानी हकूक, वो आपके पास जो आईने के पाकिस्तान की छोटी सी किताब है ना, गालबन आपने उसके प्रियम्बल को फाड़ कर किसी रात आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉन में, आपने उसे दफन किया और उसके ऊपर आप एक यादगार और मकबरा बनवा रहे हैं। फिर आपने क्या किया? एग्जेक्टिव का साथ देकर अदलिया की आज़ादी में उसके साथ भी खिलवाड़ किया, और अब आकर आप एक एक्सटेंशन की खातिर पाकिस्तान के पूरे अदालती निज़ाम को दाव पर लगाना चाह रहे हैं और आप ये पैगाम दे रहे हैं कि आपके पास फुल कोर्ट है। अच्छा, मैं तो यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी नज़दीक एक्सटेंशन ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है।
हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से जो खबरें चली हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे, वो ना ले। मसला एक्सटेंशन का नहीं है, मसला अब उससे आगे निकल चुका है। अब यहाँ पर जो पर्सनल ईगोज सेटिस्फेक्शन है वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक तासुर है चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब से मुतालिक कि वो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक उनका एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू है जो समहाउ मैच करता है हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हमारे हुक्मरान तबके के साथ, और वो उसकी अक्कासी भी कर रहे हैं अपने इस तरह के इंतज़ामी फ़ैसलों से। अब ये जो बेंच तश्कील पाया है इसके ऊपर मैं तो कम अज़ कम ये समझता हूँ एज कोर्ट रिपोर्टर ये एक गैर ज़रूरी इकदाम है। आपको जब आपके पास अवेलेबल हैं जजेस साहिबान, 7 जजेस साहिबान, आप क्यों नहीं उनको बिठाकर एक जगह पर फैसला कर रहे, और क्यों कर आप खुद को अपने आप को इस केस के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं जबकि आपके ऊपर उंगलियां भी उठ रही हैं और मजीद उठेंगी। हो सकता है जो मुतासरा फरीकैन हैं उनकी जानिब से आप पर कोई एतराज़ भी कर दे। बेहतर यही होता कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद को इस बेंच से अलग करते। जब पहली मुझे अभी तक समझ नहीं सुने पहले देखें हाँ। आप कह रहे हैं बेहतर ये होता बेंच के ऊपर एतराज हो जाता। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये अपना एक फैसला है कि जज कब उस केस से अलग हो सकता है, जब वो खुद चाहे। मॉरल अथॉरिटी खो देते हैं। मैं आपको एक बात बताता तो हम इखलाकियात की बात करके कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए इस केस को अब आपको मैं बताता हूँ, मिसाल देता हूँ। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी थे, जस्टिस इजाजुल हसन थे, एक मुकदमा था उसके ऊपर उन पर एतराज़ हुआ, उन दोनों ने रिक्यूज़ करने से इनकार कर दिया। इवन उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने उनको डिफेंड किया, बाद अज़ां उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया, और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया, मैंने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब पर एतराज़ हुआ, उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ कहा कि मैं नहीं रिक्यूज़ करता, अगली समाअत पर खुद जो करना है कर लें, जो करना है कर लें, अगली समाअत पर खुद उठकर चले गए। ठीक है, तो ये जो रिक्यूजल होता है ना सब, जब सॉर्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद आपके पास ज्यादा वो एक होता है ना कि आप बैठकर कानूनी तौर पर तो फैसला कर सकते हैं, आपके पास फिर इखलाकी जवाज नहीं बचता। आपके फैसले के ऊपर कल को तनकीद होगी और आपका फैसला आने से पहले मुतनाज़ हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, मैं तो काजी फाइज ईसा साहब के जो कॉल ऑफ फेल है ना उसमें तजाद की बात कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि हम जो फैसले करते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर वो बाकायदा तौर पर मुशावरत से होते हैं और मुत्तफ़िका तौर पर होते हैं, हम में इख्तिलाफ नहीं होता। ये तासुर भी कायम किया गया। लेकिन मैं आपको ना पता नहीं कितने ऐसे उनके इक़दामात गिनवा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून उनका पसंदीदा कानून था, सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की है। अच्छा। उसकी और आज तक की जा रही है। मैं शुरू से जब कहता था, जब लिखता था, जब बोलता था कि तजादात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम से, तो आप लोग भी मुझे कहते थे कि यार मत किया करो ऐसे, तुम एक एक्सट्रीम पर चले जाते हो। अब आज खड़े होकर खुद आप कह रहे हैं तजादात उनकी शख्सियत में। मैं तजादात नहीं कह रहा, मैं तजाद कह रहा हूँ। तजाद कह रहे हैं, वो तो आपके फेवरेट हैं। आपको आज भी अच्छा, मुझे ना आज पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है आपको, तो आप जैसे पुरुमीद थे, फिर आप गाहे बगाहे, कभी आपकी उम्मीद टूटती थी, फिर आप उम्मीद से हो जाते थे। तो वो जो सारा ये मामला था, उम्मीद से हो जाते वाले को जरा तब्दील करें। चलें, एक और टर्म में इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन वो आपके लिए बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, नामुमकिनात में शामिल है, तो आप खुद पर ना लें वो मामला। आपकी उम्मीद टूटती थी, फिर आपकी उम्मीद बंधती थी। अब तो अगर ये सारा मामला देख लिया जाए, टेन्योर पोस्टिंग हो जाती है, मजीद 2 साल हो जाते हैं, तो आपका तो ये जो उम्मीद टूटना, उम्मीद बंधना, ये जो खेल है मजीद 2 साल जारी रह सकता है। आपको तो खुश होना चाहिए। पहली मरतबा आज मैंने देखा है कि दिल सरफराज साहब आए हैं और उन्होंने वीडियो के इंट्रो में आकर कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो वही काम कर रहे हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब करते थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ये इक़दाम नहीं करना चाहिए था। उम्मीद का एक पहलू भी आज नजर नहीं आ रहा। वजह सर देखें, उम्मीद दम तोड़ चुकी है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना जस्टिस काजी फाइज साहब से, वैसे आपकी जो उम्मीद है ना उसमें बहुत हौसला है। वो अब तक दम नहीं टूटा था उसका, वो आखिरी सांसें ले रही थी, वो वेंटिलेटर पर थी, लेकिन टूटने नहीं पाई। आपका मसला मैं बताऊँ, हमारा और आपका एक डिफरेंस है, वो ये है कि जिस जमाने में हमने यहाँ पर कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की थी ना, जब काजी साहब का एक और ही रूप हम देख रहे थे, फैन क्लब का हिस्सा थे आप उनके। फैन क्लब नहीं कह सकते आप। देखें उस वक्त भी मैं कम से कम अपने आप को कहता हूँ, और मेरे तो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उस वक्त भी जब हम उनका फैन क्लब सो कार्ड बने हुए थे ना, तो हम उन पर तनकीद भी करते थे। कम से कम इतनी हमने वो रखी हुई थी। अब भी हमारी कोशिश ये होती है कि इशू टू इशू हम चलें, हम किसी शख्स के ऊपर टारगेट करके उसके ऊपर तनकीद ना करें, मगर एक शख्स जो बार बार एक ही मतम नज़र के साथ, एक ही सोच के साथ चल रहा हो, फिर आपको तनकीद करना पड़ती है, और फिर लोग आपको कह देते हैं कि आपको भी शायद
कोई लिफाफे मिल रहे हैं काजी फैसल साहब के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए और आप पर इल्ज़ामात भी लगते हैं। आपको मालूम है कौन कौन ये इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे कैमरे के पीछे भी अभी यहाँ पर एक खातून खड़ी हैं, वो भी बड़ी सख्त बातें करती हैं अगर हम काजी फैसल साहब को तनकीद का निशाना बनाएं। बहरहाल नाज़रीन, आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।